Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am मीनू अग्रवाल, your biology subject mentor और आज हम करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक जो है एंजाइम्स. अब एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन इन नेचर हैं बेसिकली, और इनका काम क्या है? कोई भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन को क्या करना, उसके रेट को बढ़ा देना. तो मैं उन प्रोटीन्स की बात कर रही हूँ जो बायोकैटलिस्ट का काम करते हैं. बायोकैटलिस्ट मीन्स दे इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन. अब हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे एंजाइम्स को हमने किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. ठीक है, तो पहली कैटेगरी आ गई ऑक्सीडोरिडक्टेसेस. ऑक्सीडोरिडक्टेसेस मीन्स जो विच कैरी आउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस. ठीक है, सो दे ट्रांसफर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर. तो कैरी क्या काम करते हैं? ट्रांसफर का. किसकी ट्रांसफर? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर. इसमें हम एग्जांपल लेते हैं डिहाइड्रोजनेसेस. व्हाट इज दिस? ऑक्सीडेसेस, राइट? डिहाइड्रोजनेसेस एंड ऑक्सीडेसेस. Then we talk about transferases. Transferases क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, कोई पर्टिकुलर ग्रुप को, जैसे फॉस्फेट हो गया, मिथाइल हो गया, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट तक ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, ट्रांसएमिनेज हो गया या काइनेज हो गया. तो ये क्या है? बेसिकली ट्रांसफेरेसेस. ट्रांसएमिनेज क्या करता है? अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफेरेज करता है. ठीक है, नाउ हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस कैरी करते हैं. दे कैरी आउट हाइड्रोलिसिस ऑफ सबस्ट्रेट, ब्रेकडाउन ऑफ द सबस्ट्रेट. ठीक है, इसमें हम बात करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बेसिकली, राइट? एस्टरेजेस आल्सो एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स दे कम अंडर हाइड्रोलिसिस. ठीक है, फिर आइसोमेरेसिस, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म को दूसरी मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज कर देना, दे आर आइसोमेरेसिस. इसमें एग्जांपल लेते हैं हम फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज, फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज या फिर फ्यूमेरेज का. फिर लाइएजेस. लाइएजेस मींस व्हिच कैरी आउट लाइसिस, ब्रेकडाउन. Now these carry out the removal of a group or addition of a group to a substrate, right? They carry out the removal of a group or addition of a group to substrate. इसमें आ गया aldolases and decarboxylases. Aldolases and decarboxylases. Decarboxylase क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर देंगे. ठीक है, राइट? तो लाइगेसेस नेक्स्ट कैटेगरी आ गई. लाइगेसेस. लाइगेसेस का काम है जोड़ देना. ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, राइट, बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, राइट? इसमें आ गया सिट्रिक एसिड सिंथेटेसिस. तो बेसिकली हमें ये समझना है कि अलग अलग कैटेगरी के एंजाइम्स हैं और उनका फंक्शन ये है. जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेसेस हैं, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ग्रुप को ट्रांसफर करने में काम आते हैं. ट्रांसफेरेसेस एक ग्रुप को उठा के दूसरे ग्रुप, एक मॉलिक्यूल से एक ग्रुप उठाते हैं दूसरे को शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, हाइड्रोलेसेस एक सबस्ट्रेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं. ठीक है, और आइसोमेरेसेस आइसोमेरिक फॉर्म्स में इंटरकन्वर्जन करते हैं. लाइएजेस दे कैरी आउट बेसिकली लाइसिस, राइट? रिमूवल ऑफ सर्टेन, जनरली दे कैरी आउट द रिमूवल ऑफ ए ग्रुप. लाइगेसेस का काम क्या है? जोड़ देना. दे हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ द टू molecules to form a new bond, right? Now let us see enzymes. Enzymes जैसे मैंने कहा protein in nature हैं, biocatalyst हैं, and they are water soluble in nature. ठीक है, they are proteinaceous. They are capable of catalyzing chemical reactions, right, without themselves undergoing any change, and they are commonly called biocatalyst. ठीक है, एक और पॉइंट मैंने आपको बताया, they are water soluble in नेचर. ठीक है, अब मैं अगर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करूं, ठीक है, तो दे आर हाईली एफिशिएंट इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज. बहुत कम क्वांटिटी में भी अपनी बहुत एफिशिएंटली काम कर जाते हैं. सो दे आर हाईली एफिशिएंट इन स्मॉल क्वांटिटीज. दे आर स्पेसिफिक इन एक्शन. Each chemical reaction is catalyzed by a specific enzyme. ऐसा नहीं कि कोई और भी एंजाइम, कोई एक एंजाइम केमिकल रिएक्शन को एक पर्टिकुलर एंजाइम ही कैटलाइज कर सकता है, उसको दूसरा एंजाइम कैटलाइज नहीं कर सकता, राइट? सो दे आर सब स्पेसिफिक इन एक्शन. दे आर थर्मोलेबाइल. थर्मोलेबाइल मीन्स हाई हीट, हाई टेम्परेचर पे क्या है, ये डी नेचर हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं. सो दे आर थर्मोलेबाइल इन नेचर. तो ये हो गई कुछ एक प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम्स. ठीक है, नाउ these enzymes, right,
नाउ न्यूक्लिक एसिड्स जो जैसे कि मैं बात करूं आरएनए की, दे बिहेव एज एंजाइम्स एंड दीज आर कॉल्ड एज राइबोजाइम्स। ठीक है, तो हम इसमें कौन सी न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट आरएनए व्हिच बिहेव्स एज राइबोजाइम्स। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ let us compare the enzymes and inorganic catalyst। उन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, अब एंजाइम्स मैंने कहा प्रोटीन्स हैं with high molecular mass। ठीक है, and these are simple ions and have low molar mass। ठीक है, अब इनका काम क्या है? एंजाइम्स का काम है बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करना। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का काम है नॉन बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करना। ठीक है, अब एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक हैं। ठीक है, एंड ये जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं दे आर नॉट वेरी स्पेसिफिक इन देयर फंक्शंस। अब एंजाइम्स में एफिशिएंसी इज वेरी हाई, स्मॉल क्वांटिटीज में भी बहुत अच्छे से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा जाते हैं, बट इनकी एफिशिएंसी जो है इतनी अच्छी नहीं है, इट इज नॉट सो हाई। ठीक है, अब एंजाइम्स की बात करें, इट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड पीएच। हम अगली स्लाइड्स में बात करेंगे। टेम्परेचर इफेक्ट करता है, पीएच इफेक्ट करता है, बट इनऑर्गेनिक आयंस को ये सब फैक्टर्स दे डू नॉट अफेक्ट। ठीक है, अब देयर एक्शन, हम एंजाइम्स का एक्शन एक्सप्लेन करेंगे with a particular lock and key hypothesis, and here this mechanism can be explained either by intermediate compound or by formation theory or by adsorption theory and all that. ठीक है, now we talk about factors which affect the activity of the enzymes। इसमें हम 3 factors ले लेंगे, temperature हो गया, pH हो गया and substrate। So I'm talking about 3 factors, one is temperature, pH and substrate। ठीक है, अब टेम्परेचर जो है, अब हम बिफोर वी टॉक अबाउट एनी फैक्टर्स, हम बात करें 2 तरह के चेंजेस होते हैं। वन इज फिजिकल चेंज एंड अनदर इज केमिकल चेंज। ठीक है, अब जो फिजिकल चेंज होता है इसमें सिंपली फिजिकल स्टेट चेंज होती है, मींस शेप चेंज होती है, ना कि इसमें कोई बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और ना ही इसमें कोई जो स्टेट भी चेंज नहीं होती और बॉन्ड्स भी नहीं ब्रेक होते। सिंपल ये वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, केमिकल चेंज वो है जिसमें बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, तो केमिकल चेंज में न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन अप। Rate of chemical reaction, rate of physical change or chemical change, ठीक है, it can be denoted by delta P upon delta T। So it is the rate of products formed per unit time, rate of products formed per unit time। ठीक है, अब ये जो है रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, इट इंक्रीजेस। अब इस पे टेम्परेचर इफेक्ट करता है, पीएच इफेक्ट करता है, राइट, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करती है। ठीक है, जो टेम्परेचर है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर के साथ इट इंक्रीजेस, एक थंब रूल है, राइट, थंब रूल कहता है, थंब रूल, अकॉर्डिंग टू थंब रूल, द रेट ऑफ रिएक्शन, it doubles or half by every 10 degree change in reaction in either direction। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थंब रूल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है या घट सकता है विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इट डबल्स और इट बिकम्स हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इन आइदर डायरेक्शन। ठीक है, हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स जो हैं दे गेट डीनेचर्ड और लो टेम्परेचर पे दे आर इनएक्टिव। तो एंजाइम्स जो हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑल एंजाइम्स कैन फंक्शन ओनली एट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड इट कैन बी
you know, that particular temperature, particular range of temperature, right, that is specific for every enzyme. जैसे हम salivary amylase की बात करें, salivary amylase का जो temperature जिस पे ये particularly काम करता है, that is 37 degrees Celsius. ह्यूमंस में जो मैक्सिमम एंजाइम्स हैं वो 35 to 40 डिग्री में काम करते हैं. अगर हम 50 और 55 डिग्री पे फंक्शन करने की कोशिश करें एंजाइम्स को, तो वो अपना फंक्शन नहीं करते. दे बिकम डीनेचर्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर्स. ठीक है ना. ये जो एंजाइम है, इट इज मोस्ट एक्टिव एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर. एंड दिस एक्टिविटी डिक्रीजेस अबव एंड बिलो दिस टेम्परेचर. इस टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे तो एक्टिविटी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की कम हो जाएगी. इस टेम्परेचर से हम बिलो जाएंगे तो भी एक्टिविटी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की क्या है, कम हो जाएगी. तो ये बात हो गई किसकी, टेम्परेचर की. ठीक है. अब हम बात करें पीएच. पीएच भी क्या है, अफेक्ट करता है एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स को. वो कैसे कि हर जो एंजाइम है, चाहे मैं पेप्सिन की बात करूं, चाहे मैं ट्रिप्सिन की बात करूं, हर एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पे ही काम कर सकता है. जैसे पेप्सिन है वो 2 पीएच पे ही काम करेगा. अगर हम पीएच को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, दैट विल स्लो डाउन द, और दैट विल डिक्रीज, और दैट विल स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. So pH, every enzyme has optimum pH during which it is maximum active, right? And most of the intracellular enzymes, they are, you know, they work at neutral pH also. आप देख रहे हो ये ग्राफ, पहले it is slowly it is increasing particular pH पे maximum value and then it decreases. ठीक है. So low pH पे भी नहीं function करेगा, high पे भी नहीं, और एक particular range पे ही ये काम करेगा enzyme. ठीक है. अब एक और थर्ड फैक्टर की बात करें जो है सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसपे कुछ एक्टिव साइट्स होते हैं जहां पे एंजाइम फिट कर लेता है अपने आप को. ठीक है. तो एक सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब हम इंक्रीज करते हैं तो एक लिमिट तक वो इफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को. ठीक है. तो इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन बट टू ए सर्टेन लिमिट. ठीक है. बट टू ए सर्टेन लिमिट. I will explain it with the help of graph. ठीक है. अब ये देख लें पहले pH का. अब ये देख रहे हो pH, पेप्सिन का एक पर्टिकुलर pH है, सिलेवरी अमाइलेज के लिए एक पर्टिकुलर pH रेंज है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए ही पर्टिकुलर pH रेंज है. तो ये तो ग्राफ शो करता है कि इफेक्ट ऑफ pH ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. अब हम सबस्ट्रेट की बात कर रहे थे. ठीक है. मैंने कहा सबस्ट्रेट, जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा. हमने इस साइड क्या लिया, सबस्ट्रेट लिया, इस साइड क्या लिया, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन. तो एज वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट, जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे द वे रेट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस बट टू ए सर्टेन लिमिट. जब वी मैक्स पहुंच गया तो वी मैक्स क्या चीज है, द मैक्सिमम रेट ऑफ द रिएक्शन, मैक्सिमम रेट वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन एट विच ऑल द एक्टिव sites of the enzyme they are saturated with the substrate. जितने भी एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम के वो सबस्ट्रेट से भर चुके हैं. अब नो मोर स्पेस फॉर एनी मोर सबस्ट्रेट्स. अब बाकी सबस्ट्रेट ऐड करने से कोई एंजाइम के रिएक्शन पे फर्क नहीं आएगा. ठीक है. अब यहाँ पे जो है ये हाफ एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की वैल्यू पे जाके मैक्सिमम हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन रीचेस, राइट. रिएक्शन रीचेस टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. वो जो वैल्यू है, जब वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट और माइकलिस कांस्टेंट कहा जाता है. ठीक है. So this is the effect of the substrate on the rate of the reaction. और ये बात हो गई फैक्टर्स की. I hope it is clear to you, right? अब हम देखें मोड ऑफ एक्शन ऑफ द एंजाइम. ठीक है. अब मैं यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम एक्सप्लेन करने से पहले एक बात करूंगी. जैसे हम एक पर्टिकुलर लॉक को खोलते हैं, उसके लिए हम पर्टिकुलर की का इस्तेमाल करते हैं. तो एक पर्टिकुलर लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की ही लगती है, दूसरी की लगाएंगे तो लॉक तो नहीं खुलेगा. उसी तरह से सिमिलर वे every enzyme can be it has a particular site on which a particular substrate can fit. तो एंजाइम और सबस्ट्रेट भी सिमिलर वे से जो है काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉक एंड की. ठीक है. जैसे ये एंजाइम, इसके ऊपर एक्टिव साइट्स हैं, इस पे पर्टिकुलर सबस्ट्रेट्स फिट कर सकते हैं, नो अदर सबस्ट्रेट्स कैन फिट ऑन इट. तो दे आर फंक्शनिंग लाइक लॉक एंड की. सो ईच एंजाइम हैज एक्टिव साइट्स ऑन विच पर्टिकुलर सबस्ट्रेट्स कैन fit. So enzyme plus substrate, they will form enzyme substrate
कॉम्प्लेक्स, और ये है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, जब एक एंजाइम जब किसी भी रिएक्शन में हम एंजाइम ऐड करेंगे, उसके ऊपर सबस्ट्रेट्स जुड़ जाएंगे, तो एक समय के लिए, कुछ समय के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट अटेन हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्यों बोला गया, क्योंकि इस स्टेट में जब ये होगा, जो एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, इसमें ओल्ड बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, इसमें ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, और कुछ समय के बाद एंजाइम हमें अनचेंज्ड वी विल गेट। ठीक है, सो वी विल गेट एंजाइम प्लस प्रोडक्ट्स। ठीक है, we will get enzyme plus products at the end of the reaction. ठीक है, ये नए products बन गए because of some conformational changes, because of some changes by the action of enzyme, right? The substrate changes into products and enzyme we get unchanged at the end of the reaction. तो ये क्या है, Lock-and Key hypothesis है, right? Lock-and Key hypothesis was given by Emile Fischer. According to him, each enzyme has a particular lock and each enzyme can be opened by a particular key only. In the similar way, lock gets opened by a particular key only. Is that clear? राइट, सो ये हो गया लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हम बात करें एक्शन ऑफ द एंजाइम्स की। जब हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की, तो थोड़ा कोरिलेट करना जरूरी है। जैसे हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर को जैसे से इंक्रीज करते हैं, हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, कहा था ना। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इंक्रीजेस। अब क्यों इंक्रीज हुआ, रेट ऑफ टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ गया, क्योंकि इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने से क्या हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए। ठीक है, कोलिजन्स मींस आपस में मॉलिक्यूल ज्यादा टकराएंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स में ज्यादा टकराव होगा, और उससे क्या होगा, तो न्यू सब्सटेंसेस, न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, ज्यादा नए प्रोडक्ट्स तैयार होंगे। ठीक है, अब आ जाओ, हम बात करेंगे एक्शन ऑफ एंजाइम की। ठीक है, अब ये देख रहे हो आप, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो इस साइड हमने क्या लिया, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, इस साइड हमने क्या लिया, पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख रहे हो, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये A and B, what are these? Substrates. ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑब्टेन हुआ E and D, right? What are these? Products. ठीक है, और ये एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब इसमें ये जो है, दिस इज दिस मच, ये जो पार्ट है, ये वाला, ये फर्स्ट रेड वाला, और ये जो है, इतनी एनर्जी चाहिए किसको, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। ये वाला पार्ट जो है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड बिना एंजाइम के। तो मतलब क्या है, कोई भी रिएक्शन है जिसमें एंजाइम नहीं ऐड करेंगे, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, जब हमने एंजाइम ऐड कर दिया, तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई, एंजाइम कैटालाइज इतनी हो गई, कम हो गई। तो एंजाइम के डालने से जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिक्वायर्ड बाय द केमिकल रिएक्शन, वो नीचे आ जाती है। तो ये देख रहे हो आप, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड विदाउट द एंजाइम इज मोर, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड आफ्टर एडिशन ऑफ एंजाइम इज लेस। तो यही है रोल ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम क्या करता है, इट लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्शन। ठीक है, अब आप देख रहे हो प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट्स ये सबस्ट्रेट है, अगर प्रोडक्ट्स लोअर उसमें फॉल करते हैं, ठीक है, सो दिस इज द फ्री एनर्जी अमंग द सबस्ट्रेट्स एंड द प्रोडक्ट्स। ये वाला जो है, ये वाला जो वैल्यू है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्री एनर्जी बिटवीन substrates and products।
ठीक है। अगर प्रोडक्ट्स जो फॉर्म्ड हैं वो लोअर उसमें हाइट में फॉल कर रहे हैं एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट्स, तो जो रिएक्शन है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। और अगर प्रोडक्ट्स ऊपर हैं और सबस्ट्रेट्स नीचे हैं तो वो रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। तो ये दिस इज एक्चुअली हाउ द एंजाइम अफेक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। कैसे एंजाइम एक्ट कर रहा है, बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। क्लियर। अब बात करेंगे कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स जो एंजाइम के साथ जुड़ते हैं, राइट, एंजाइम के एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। दे मेक देम मोर कैटालिटिकली, दे मेक देम मोर एक्टिव कैटालिटिकली, ठीक है। तो कोफैक्टर्स एक्चुअली क्या हैं, दे आर नॉन प्रोटीन्स प्रेजेंट अलोंग विद एपोएंजाइम। एपोएंजाइम क्या है, प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम, उसको हमने क्या कहा, एपोएंजाइम। नॉन प्रोटीन को हमने क्या कह दिया, कोफैक्टर्स, ठीक है। जब प्रोटीन पार्ट के साथ कोफैक्टर जुड़ जाता है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ये जो कोफैक्टर्स हैं ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं, कोएंजाइम भी हो सकते हैं, मेटल आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि टाइटली बाउंड रहते हैं विद द प्रोटीन पार्ट, और कोएंजाइम्स वो हैं जो कुछ टाइम के लिए जुड़ते हैं, ट्रांजिएंटली जुड़ते हैं, ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एक्शन दे ज्वाइन विद द एंजाइम। And some metal ions like zinc, magnesium, all these they help in the increasing the rate of the reaction, ठीक है। तो ये बात हो गई कोफैक्टर्स की। आई होप इतना समझ आ गया सभी को, राइट। नाउ कोफैक्टर्स आर व्हाट, दे आर नॉन प्रोटीन along with the enzyme, they make the enzyme more active catalytically, right। the protein portions को क्या कहते हैं, एपोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो टाइटली बाउंड रहते हैं विद द एपोएंजाइम्स। फॉर एग्जांपल in peroxidase and catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide, heme is the prosthetic group, ठीक है। heme is one example of prosthetic group। NAD, NADP ये क्या है, they contain vitamin niacin, ये क्या है, कोएंजाइम्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो एसेंशियल केमिकल कंपाउंड्स ऑफ द कोएंजाइम आर विटामिन्स, राइट। एग्जाम्पल NAD, NADP, दे आर द पार्ट ऑफ, दे कंटेन विटामिन नाइसिन, और ये ट्रांजिएंटली जुड़ते हैं, कुछ समय के लिए जुड़ते हैं, ओनली व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, राइट। सो नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इनिबिशन ऑफ द एंजाइम एक्शन। अब बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है ये कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनिबिट भी हो सकती है, एंजाइम की एक्टिविटी इनिबिट हो सकती है, स्टॉप हो सकती है। वो कैसे कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सबस्ट्रेट की तरह शक्ल रखते हैं, दे रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन देयर शेप एंड साइज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ सुकिनेट डिहाइड्रोजनेस। ये क्या है, एंजाइम, इसके ऊपर ये एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट के ऊपर क्या जुड़ेगा, सुकिनिक एसिड, ठीक है, जो कि इसका सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब ये सुकिनेट, इसके लिए ये सुकिनेट इज द सबस्ट्रेट, बट मेलोनिक एसिड जो है इस सबस्ट्रेट का इनिबिटर है, इस सबस्ट्रेट के लिए कंपिटिटिव इनिबिटर है, इसके लिए कंपीट करेगा। इट कंपीट्स फॉर द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम विद द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से कंपटीशन करता है, क्यों, क्योंकि इसको यहाँ पे जुड़ना है जाके एंजाइम के साथ, ठीक है। तो इट कंपीट्स विद एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम विद द सबस्ट्रेट। आप सबस्ट्रेट को नहीं जुड़ने देगा और खुद जाके यहाँ जुड़ जाएगा, और उससे एक्टिव सेंटर ऑफ द एंजाइम क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, राइट। एंड द सबस्ट्रेट जो है इट विल रिमेन अनयूज्ड एंड नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, नो रिएक्शन, enzyme will get stopped, enzyme action will be stopped. So enzyme inhibitors, it is competitive inhibition, normal binding of the substrate, action of the enzyme inhibitors like this, they inhibit the site of the active sites of the enzyme, they stop the rate of the reaction of the enzyme by competitively binding to the active site of the enzyme. तो ये हो गया competitive inhibition, inhibition by the inhibitors which resemble substrates in their shape and size, ठीक है। Now
Let us try to answer some questions based on the topic. What are prosthetic groups? Define prosthetic groups. Prosthetic groups क्या होते हैं? Actually they are the cofactors, right, which are tightly bound with the protein part. ठीक है. Next, name the factors which affect the activity of the enzymes. कौन से factors की हमने बात की? 3 factors: temperature, pH, and one more factor, that is substrate concentration, right? What is competitive inhibition of the enzyme? Competitive inhibition of the enzyme is done by some molecules which resemble the substrate in their shape and size. That is called, they stop the rate of the reaction by binding to the enzyme, and they do not let the substrate to bind with the enzyme. That is competitive inhibition. So that's all in this video today. We will come again with another interesting video. Till then, keep learning, sharing, and goodbye.